दाऊद इब्राहिम एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही जहन में जुर्म और दहशत की तस्वीरें घूम जाती हैं, है ना? दशकों से दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों के लिए ये नाम एक पहेली, एक सिरदर्द बना हुआ है। तो चलिए आज इस रहस्यमयी शख्सियत की कहानी को जरा परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हम कहते हैं मोस्ट वांटेड, तो इसका मतलब क्या है। दाऊद की बदनामी का पैमाना आखिर कितना बड़ा है? $2.5 करोड़। जरा सोचिए इस रकम के बारे में। यह सिर्फ एक इनाम नहीं है, यह इस बात का सीधा सीधा सबूत है कि दाऊद को पकड़ना ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए कितना ज्यादा जरूरी हो चुका है। मतलब दाव कितने ऊंचे लगे हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। और ये देखिए, ये कोई 1-2 साल की बात नहीं है। फोर्ब्स, FBI, टाइम मैगजीन, दुनिया की सबसे बड़ी और जानी मानी एजेंसियों से लगातार दुनिया के सबसे बड़े खतरों में से एक गिनती आई हैं। और हाँ, संयुक्त राष्ट्र ने तो उसे ग्लोबल टेररिस्ट तक घोषित कर दिया। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है इस पूरी कहानी की जड़। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या हुआ, असली सवाल तो ये है कि कैसे हुआ। आखिर एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा दुनिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट कैसे बन गया? तो फिर चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं वो पूरा सफर जिसने मुंबई की गलियों के एक लड़के को अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बना दिया। ये विरोधाभास देखिए। एक तरफ है उसके पिता इब्राहिम कास्कर, मुंबई पुलिस में एक हेड कांस्टेबल, मतलब कानून के रखवाले, और दूसरी तरफ है उनका बेटा जिसका करियर धोखाधड़ी, मर्डर और आतंकवाद से भरा पड़ा है। और ये सब बहुत तेजी से हुआ। 70 के दशक के आखिर में डी कंपनी शुरू की, भाई की हत्या के बाद अकेला बॉस बन गया। और फिर 1986 में जब मुंबई पुलिस एक मर्डर केस में उसे ढूंढ रही थी, तो वो भारत से दुबई भाग गया और वहीं से उसने अपने छोटे से गैंग को एक इंटरनेशनल क्रिमिनल सिंडिकेट में बदल दिया। डी कंपनी को समझना जरूरी है, यह कोई मामूली गैंग नहीं था। ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट था। मतलब एक पूरी कंपनी जिसका बिजनेस था सोने की स्मगलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, जबरन वसूली। और इसका नेटवर्क सिर्फ एशिया में नहीं बल्कि यूरोप और अफ्रीका तक फैला हुआ था। अब बात करते हैं उस मोड़ की जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। वो घटना जिसने एक माफिया डॉन को दुनिया की नजर में एक खतरनाक आतंकवादी बना दिया। मार्च 1993 के बॉम्बे बम धमाके। ये वो हमला था जिसका मास्टरमाइंड दाऊद को माना जाता है। और बस इसी एक घटना ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। इसके बाद उसे अपना दुबई का ठिकाना भी छोड़ना पड़ा और वो कराची भाग गया। इस कहानी में एक और दिलचस्प लेकिन विवादित मोड़ भी है। मशहूर वकील राम जेठमलानी ने दावा किया था कि दाऊद ने उन्हें फोन करके सरेंडर करने की पेशकश की थी। शर्त बस इतनी थी कि पुलिस उसके साथ 3rd डिग्री का इस्तेमाल ना करे। खैर, यह बात कभी साबित नहीं हो पाई। 1993 के धमाकों ने सिर्फ मुंबई को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला दिया। और यहीं से शुरू हुई दाऊद की तलाश, एक ऐसी इंटरनेशनल तलाश जो आज इतने दशकों बाद भी जारी है। और दाऊद की ये तलाश सिर्फ एक अपराधी की तलाश नहीं है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़े डिप्लोमेटिक तनाव की वजह बन चुकी है। भारत सालों से सबूतों के साथ उसके प्रत्यर्पण यानी उसे वापस सौंपने की मांग कर रहा है, पर नतीजा अब तक कुछ नहीं निकला। तो फिर वही सवाल, वो $1 मिलियन सवाल, आखिर दाऊद इब्राहिम है कहां? यह वो पहेली है जिसे दुनिया की बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियां सुलझाने में लगी हैं। अब देखिए, भारत ने तो बार बार सबूतों के साथ कहा है कि दाऊद कराची में है, बाकायदा पते भी दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान हमेशा इस बात से इंकार करता रहा है। हालांकि बीच बीच में ऐसे कई सबूत सामने आए, जैसे एक टीवी क्रू की कॉल पर उसकी पत्नी का बात करना या फिर खुद पाकिस्तान की सैंक्शंस लिस्ट में उसके पतों का जिक्र होना, जो इशारा करते हैं कि वो कराची में ही है। दाऊद की कहानी सिर्फ उसकी लोकेशन या उसकी तलाश तक ही खत्म नहीं होती। उसने अपराध की एक ऐसी गहरी और काली विरासत बनाई है जिसका असर आज तक देखा जा सकता है। $6.7 बिलियन, ये 2015 में उसकी अनुमानित नेटवर्थ थी। ये नंबर आपको अंदाजा देता है कि उसका क्रिमिनल एम्पायर कितना विशाल था। और ये पैसा आता कहां से था? टेरा फंडिंग, ड्रग्स, हथियार, जबरन वसूली, हवाला, मतलब ऐसा कोई बड़ा जुर्म नहीं जिसमें डी कंपनी का हाथ ना हो। उसके तार अल कायदा और लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठनों से भी जुड़े हुए पाए गए। और सिर्फ यही नहीं, उसका असर बॉलीवुड तक भी पहुंचा। खासकर 80 और 90 के दशक में ये खबरें आम थी कि डी कंपनी बॉलीवुड फिल्मों में पैसा लगा रही है।
इसने अंडरवर्ल्ड और सिनेमा के बीच की लाइन को काफी धुंधला कर दिया था। और आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं जो आज भी बना हुआ है। क्या दुनिया का सबसे शातिर गैंगस्टर, जिसके पास इतना बड़ा साम्राज्य है, इतने शक्तिशाली संरक्षक हैं, क्या वो कभी न्याय की कटघरे में खड़ा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद ही किसी